जावरा चेहल्लुम में हर साल की तरह इस वर्ष भी लगा जयरियानों का तांता। नोटबंदी का असर भी सभी धंधों पर दिखाई दिया। इमाम हुसैन की शहादत में अपने दुखों को दूर करने में आए लोग चुलपट से निकलकर अपने दुखों को दूर किया। आला अधिकारियों की इतनी व्यस्तता के कारण इस बार भी चेहल्लुम अच्छी तरह से पूर्ण हुआ। लोगों की मान्यता है कि इस चेहल्लुम में से निकलने पर शरीर में पनप रहे भूत प्रेत आत्मा जादू टोना जैसी बाधाओं से व्यक्ति को छुटकारा मिलता है। कहीं दूर दूर से ऐसे भी पंडित आते हैं जिनकी आंखों में से खून निकलता है, किसी के मुंह से सांप निकलते हैं। सुनने में ये सब झूठ लगता है, परंतु ये बिल्कुल सत्य है जो कैमरे से भी शूट किया है। लगभग इस कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद रहता है। जैसे उज्जैन संभाग के सभी जिलों से लगभग 200 पुलिस बल बुलाया जाता है ताकि सुरक्षा में कोई त्रुटि न रहे। सबसे अधिक हमारे नगर सुरक्षा ग्राम रक्षा समिति के मेंबरान लगे हुए हैं और इस बार 2 चूक की व्यवस्था की गई है और रोशनी की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। बैरिकेडिंग भी बढ़ाई गई है पिछली बार से। सीसीटीवी कैमरे से हर क्षेत्र की जानकारी प्राप्त की जा रही है और हम समझते हैं कि काफी बेहतर व्यवस्था है पिछले वर्षों की तुलना में अब की बार हुई है। सर, इस बार सुनने में आया पब्लिक का आगमन काफी कम हुआ है। पब्लिक का आगमन उतना ही है बल्कि और ज्यादा रहेगा। रतलाम से राकेश दीवानिया। खेरलाजी थाना प्रभारी संजय बेदी के खिलाफ युवती ने पुलिस अधीक्षक के नाम शिकायत टीएसपी मोनिका तिवारी को सौंपी। पहले फेसबुक पर दोस्ती, बाद में मोबाइल पर सेक्स की डिमांड करने वाली टीआई के खिलाफ शिकायत के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएसपी मोनिका तिवारी ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में इसकी जांच भी शुरू कर दी है। 20 नवंबर को खेरलांजी के ग्रामीण क्षेत्र से अपने चाचा वीरू भंडारकर के साथ पहुंची युवती ने पुलिस में शिकायत करते हुए बताया कि वह फेसबुक का उपयोग करती है। इस दौरान ही उसकी अक्टूबर माह में फेसबुक फ्रेंड के रूप में संजय बेदी से दोस्ती हुई। संजय बेदी जिसके बाद फेसबुक पर चैट होती रही और इस दौरान उन्होंने उनका मोबाइल नंबर लेकर उनसे बात शुरू की, जिसके बाद से वे लगातार फोन पर उससे अश्लील बातें करते हुए सेक्स की डिमांड करने लगे। विगत कुछ दिनों से वह कभी भी फोन लगाकर उसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान है और डरी हुई है। उसने कहा कि मुझे लगता है कि यदि मैंने उनकी डिमांड पूरी नहीं की तो मेरी जान को भी कुछ हो सकता है। युवती ने पुलिस प्रशासन से उचित न्याय की मांग की है। परेशान करता था और आप इससे कब से आप इसके संपर्क में आए? मैं तो अभी इसमें अक्टूबर में ही आई हूँ। किस माध्यम से आप संपर्क में आए? फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक पर चैटिंग करते थे, फिर इससे भी मुझे डायरेक्ट कॉल कर दिया। रात में कॉल पे बात करना शुरू करा तो अच्छी बातें करता था शुरू में, फिर कुछ दिनों बाद वो सेक्स बातें करने लग गया। आप जानती थी वो खेरलाजी का थाना प्रभारी है? जानती थी ना उसको, मैं अच्छे से जानती थी। संजय बेदिया करके। तो क्या नाम है उनका? संजय बेदिया। ये थाना प्रभारी है आपके? हाँ, खेरलाजी का। वो बुला रहा था, मिलेंगे कर। मैं तो अभी इसमें अक्टूबर में ही आई हूँ। किस माध्यम से आप संपर्क में आए? फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक पर चैटिंग करते थे, फिर इससे भी मुझे डायरेक्ट कॉल कर दिया। रात में कॉल पे बात करना शुरू करा तो अच्छी बातें करता था शुरू में, फिर कुछ दिनों बाद वो सेक्स बातें करने लग गया। आप जानती थी वो खेरलाजी का थाना प्रभारी है? जानती थी ना उसको, मैं अच्छे से जानती थी। संजय बेदिया करके। तो क्या नाम है उनका? संजय बेदिया। ये थाना प्रभारी है आपके? हाँ, खेरलाजी का। वो बुला रहा था, मिलेंगे कर। क्या मामला है? आपको कौन अधिकारी परेशान कर रहा था? संजय बेदिया है। वो मुझे बार बार बुला रहा था, यहाँ पे टचिंग कर रहा था, बार बार मुझे ऐसी गंदी बातें बोल रहा था और मैंने भी उसको बोली मिलेंगे करके, ऐसी बातें कर रहा था। तो देखते क्या होता है। तो वो आया, इसको टाइम दी थी कल रात का, तो वो आया ही नहीं। वो सेक्सी बातें कर रहा था। किस प्रकार की अश्लील बातें कर रहा था? सेक्सी बातें कर रहा था। अच्छा, कब से आप? बट हम ऐसे ही उसमें नहीं थे तो नहीं बोलेंगे पहले। अच्छा, किसी प्रकार की धमकियों की भी दी गई? हाँ, उनके द्वारा धमकी ऐसा दिया उसने कि ऐसा कुछ कर दूंगा करके नहीं आएंगे। अच्छा, इसके बाद इसकी जानकारी आपने सबसे पहले किसको दी थी? मैं चाचा को दी थी भंडार। क्या चाहते हैं आप? मैं तो चाहती हूँ उसको सस्पेंड कर दें। इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करेंगे आप? कि ऐसी सेक्सी बातें ज़्यादा लड़कियों के साथ करता है। इसकी शिकायत कहीं उच्च अधिकारियों से करेंगे आप? अभी कर देंगे।
जानकारी के अनुसार शाम लगभग 6 बजे सीएसपी कार्यालय में युवती के जब बयान दर्ज किए जा रहे थे, उसी समय खैरलांजी थाना प्रभारी संजय बेदी का कॉल आया। अश्लील बातें करते हुए उन्होंने कहा कि साड़ी पहनती हो कि नहीं, साड़ी पहना करो, और रेस्ट हाउस में चलने को कहा, जिसकी ऑडियो क्लिप मीडिया को युवती के चाचा वीरू भंडारकर ने उपलब्ध कराई। युवती के चाचा वीरू भंडारकर ने बताया कि थाना प्रभारी की एक अलग ही छवि है, लेकिन जब उन्हें रिकॉर्डिंग की तो पता चला कि थाना प्रभारी संजय बेदी इतने रंगीन मिजाज हैं। जिसके बाद वे युवती को लेकर गत 19 नवंबर को बालाघाट गए और यहां युवती से थाना प्रभारी को बुलाकर योजनाबद्ध तरीके से पुलिस अधिकारियों के सामने उन्हें पकड़वाने का प्लान था, लेकिन वह कामयाब नहीं हो सका। ये जो खैरलांजी में थाना प्रभारी संजय बेदिया विगत करीब पौने 2 साल से वहाँ पर है और इनका खूब नाम चला कि बहुत ईमानदार थानेदार है करके पूरे ज़िले में नाम चला इनका। लेकिन मैं शुरू से इनके कार्य को देखते आ रहा हूँ, इनकी एक्टिविटी को देख रहा हूँ। मुझे डाउट हुआ कि ये व्यक्ति महिलाओं की तरफ देखता है और कुछ अजीब सी हरकत करता है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये महिलाओं पे ज़्यादा आकर्षण करता है ये व्यक्ति। तो मेरी निगाह इस पर थी, बहुत दिनों से थी इस पर। तो अचानक एक दिन ये लड़की मेरे पास आई कि चाचा ये जो खैरलांजी में थाना प्रभारी संजय बेदिया विगत करीब पौने 2 साल से वहाँ पर है और इनका खूब नाम चला कि बहुत ईमानदार थानेदार है करके पूरे ज़िले में नाम चला इनका। लेकिन मैं शुरू से इनके कार्य को देखते आ रहा हूँ, इनकी एक्टिविटी को देख रहा हूँ। मुझे डाउट हुआ कि ये व्यक्ति महिलाओं की तरफ देखता है और कुछ अजीब सी हरकत करता है, तो मुझे ऐसा लगा कि ये महिलाओं पे ज़्यादा आकर्षण करता है ये व्यक्ति। तो मेरी निगाह इस पर थी, बहुत दिनों से थी इस पर। तो अचानक एक दिन ये लड़की मेरे पास आई कि चाचा ये मेरे से बात करता है। बोला कैसी बात करता है? बोले फेसबुक में आजकल चलते रहता है, कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है। ये चाचा बोले मेरे से बोले सेक्स करने के लिए मेरे को बोल रहा है, बोले कि आप एक रात के लिए आइए और पूरा फुल नाइट चाहिए। तो लड़की ने बोली काय के लिए चाहिए, काय के लिए आऊँ मैं? नहीं, बोले आप आइए एक नाइट के लिए। तो इसने मेरे को बताया, तो मैंने फिर प्लान किया कि इसको हमको बड़े अधिकारी को बताना चाहिए और मीडिया को बताना चाहिए। तो मैं कल आया और इसकी व्यू बनाया मैंने कि ये रात को आए और इसको हम रेड करवाए, लेकिन भनक लगी तो रात को नहीं आ पाया। वो लड़की के साथ सेक्स करना चाहता था और हम नहीं चाहते कि हमारी माँ बहन की इज्जत और किसी बेटी की इज्जत खराब हो। पुलिस ने, मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस को रक्षा के लिए रखा है। ऐसे अधिकारी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और इनको जेल में डालना चाहिए। इस मामले में सीएसपी ने युवती की शिकायत लेकर उसके बयान लिए और दोनों के बीच चर्चा की रिकॉर्डिंग बरामद की है, जिसकी जांच की जा रही है। सर, एक मामला है भौरगढ़ में। क्या मामला है? भौरगढ़ से एक लड़की द्वारा एक लेखी आवेदन पेश किया गया है, जिसमें कि थाना प्रभारी खैरलांजी के द्वारा फ़ोन करके उसे परेशान करना और शारीरिक संबंध बनाने के संबंध में बात करना और अक्सर रात में फ़ोन करके परेशान करने की बात की गई है। जिस संबंध में एक लेखी आवेदन पेश किया गया, जिसके द्वारा जिस आवेदन की जांच सीएसपी कोतवाली मोनिका तिवारी द्वारा कराई जा रही है और जांच में जो तथ्य आएंगे उस हिसाब से उस पर कार्रवाई की जाएगी। बालाघाट से मुकेश भट्ट की रिपोर्ट। देश में नोटबंदी के बाद आम आदमी को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक किसानों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। बुंदेलखंड के महोबा में किसानों को खाद और बीज की जरूरत है, मगर बैंक कर्मी उन्हें पैसा तक नहीं दे रहे। फतेहपुर बजरिया के इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक के खाताधारक किसान और वृद्ध पेंशनधारियों को बैंक पिछले कई दिनों से बेरंग वापस लौटा रहा है। आखिरकार आज किसानों के सब्र का बांध टूट गया और किसानों ने बैंक के बाहर महोबा चरखारी मार्ग पर जाम लगा दिया। सभी किसान बैंक से पैसे की मांग कर रहे थे। जाम इतना बड़ा था कि सैकड़ों वाहन जाम में फंस रहे थे। तकरीबन 2 घंटे लगे। इस जाम की सूचना मिलते ही सिटी सीओ धनंजय कुशवाहा सहित कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंच गई। सीओ ने किसानों को समझाकर बड़ी मशक्कत से जाम खुलवा दिया। किसानों का कहना है कि बैंक गरीबों को सता रहा है और अमीर धारकों को मनमाफिक पैसा दिया जा रहा है। सिंह है, हमको खाद चाहिए, बीज चाहिए। इनके यहाँ लोगों के यहाँ आते हैं तो ये कहते हैं कि पैसे नहीं बचे और भगा देते हैं। 6 दिन आते आते हो गए और हमको पता बीज चाहिए, खाद चाहिए और ऊपर से किराया लगता हमारा बीज आने का, बीज जाने का। जाम लगा रहेगा ऐसे ही? जाम वैसे ही ऐसे ही लगे रहेगा कि तो मर जाएंगे, नहीं तो फिर पैसे मिलेंगे हमको। आज जो है ग्रामीण बैंक पे कुछ कैश की समस्या आई थी और इस बैंक को जो है SBI के चेक से पैसा मिलता है, तो
वो समस्या को दूर बात करके करा दिया गया है और जल्दी ये समस्या दूर हो जाएगी। किसान क्या कर रहे थे? कितनी देर तक जाम रहा और मतलब कितना वाहन फंसे रहे? नहीं, अपना अपना तरीका है, किसान है, परेशान है, थोड़ी देर के लिए आक्रोश था लेकिन उनको बात समझा दी गई है, कोई प्रॉब्लम। किसानों का आरोप है कि मैनेजर पैसा अन्य लोगों को दे रहा है, कुछ ऐसा मामला? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये है कि ज़रूरतें बहुत ज़्यादा लोगों की हैं और उस हिसाब से कैश आज कम था इन लोगों के पास। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। नेताजी के जन्मदिन से ठीक एक दिन पूर्व विकास रैली को सफल बनाने के लिए समाजवादियों ने विधायक शेखपुर गाजीपुर सुबह पासी के पार्टी कार्यालय पर सुबह से देर रात्रि तक अपने कार्यकर्ताओं को जैकेट, टी शर्ट, अंग वस्त्र देकर अपने कार्यकर्ताओं को 23 नवंबर को होने वाली विशाल जनसभा आरटीआई मैदान गाजीपुर में आने के लिए कार्यकर्ताओं को कहा कि वे अपने साथ भारी हुजूम लेकर आए ताकि ये रैली अभी तक की सबसे बड़ी रैली में परिवर्तन हो सके। 23 नवंबर को गाजीपुर जनपद को ही चुनावी बिगुल फूंकने के लिए चुना है। 22 नवंबर यानी आज नेताजी का जन्मदिन है। सैयदपुर से 78 किलो का केक व दंगल का आयोजन यहाँ किया गया। साथ ही सैयदपुर गाजीपुर से चंदौली को जोड़ने वाली पुल पर छोटी गाड़ियों का आगमन आज से चालू कर दिया गया। एक सवाल के जवाब में कौमी एकता दल के बारे में पूछा गया तो विधायक सुभाष पासी ने कहा कि पूरी तरह से सपा के साथ है और पूरी तमन्ना से 23 को रैली को सफल बनाने के लिए जुटे हुए हैं। देखिए, आज आगरा एक्सप्रेस वे जो 6 लाइन का उद्घाटन हुआ, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, जिसके ऊपर फाइटर प्लेन का लैंडिंग और टेकअप हो सकता है इमरजेंसी के अंदर। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी का और हम सभी लोगों का एक सपना था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब उसका शिलान्यास हो रहा था तभी माननीय नेताजी ने कह दिया था कि मैं शिलान्यास बहुत कम करता हूं, मुझे आज ही बताइए कि उद्घाटन आप कब करोगे। तो जितने कम समय में हो सका उतने कम समय में सारे कॉन्ट्रैक्टरों ने उन्हें कहा और वो आज नेताजी के जन्मदिन के एक दिन पहले उन्होंने इसको प्रदेश को समर्पित किया। ये हमारे लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रीम है कि उत्तर प्रदेश को एक उत्तम प्रदेश बनाना, उसमें ये पहला बहुत ही बड़ा कदम था, क्योंकि सड़कें देश को बनाती हैं। अमेरिका को सड़कों ने बनाया, तो आज उत्तर प्रदेश को सड़कें बनाएगी, जिसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे को चालू करके आज किया है। विधायक जी शहर में सारे नेता और कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें सारे लोग अपने ये विशाल रैली और परिवर्तन जो सभा हो रहा है गाजीपुर, उसमें सारे लोग ताकत झोंकने के मतलब एक निर्णय अपना ले चुके हैं, उस पर आपका किस तरह का कहना है? देखिए, नेताजी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और नेताजी ने चुनावी रैली का बिगुल फूंकने के लिए उन्होंने गाजीपुर जनपद को चुना और गाजीपुर जनपद के आईटीआई ग्राउंड के अंदर जो ये महारैली होने जा रही है, जिस ग्राउंड के ऊपर 14 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रैली थी, लेकिन इतना मैं विश्वास दिलाता हूं कि गाजीपुर जनपद अकेले अपने दम पे उनसे कई गुना बड़ी रैली आईटीआई ग्राउंड जो है छोटा पड़ जाएगा। जिस तरह से समाजवादी 23 तारीख को नेताजी के सम्मान में उस रैली में उपस्थित होंगे। सर, नोटबंदी को लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, नोटबंदी का जो निर्णय लिया गया है, खास करके काला धन को, वो एक बहुत ही सही निर्णय है, लेकिन प्लानिंग के साथ ये नहीं हुआ, जिसमें आम जनता को बड़ी तकलीफ हो रही है। आम जनता आज लाइन में खड़ी है और अपना खुद का पैसा निकालने के लिए लाइन में खड़ी है, जबकि हर बैंक के पास हर अकाउंट का डिटेल उनके पास है कि कितने हजार अकाउंट पर डे डेली के उनके उपयोग में होते हैं, कितने अकाउंट निष्क्रिय पड़े हुए हैं, कितने अकाउंट में कितना ज्यादा ट्रांजैक्शन होता है। इसके ऊपर यदि बहुत पहले से निर्णय लिया गया होता और सही तैयारी करके लिया होता तो आज ये जो देश और खास करके पूरा हिंदुस्तान इस मुसीबत को झेल रहा है कि अपना खुद का पैसा निकालने के लिए आम आदमी लाइन में खड़ा है, रात भर लाइन लगी हुई है पैसे को निकालने के लिए। जो काला धन जिनके पास है वो लोग चुपचाप बैठे हैं, अपना एडजस्टमेंट कर रहे हैं। आम जनता 2-2 हजार निकालने के लिए रोड के ऊपर खड़ी है। क्या नोटबंदी से काला धन वापस आएगा और 2000 के नोट आखिर में क्यों, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, 2000 के नोट आखिर में क्यों,
जिस तरह से निर्णय लिया गया है कि काला धन वापस आएगा, कुछ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ फर्जी नोट, जो जाली नोट छापे गए हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान से या चाइना से, वो सब नोट आ गए हैं। बहुत ज्यादा संख्या में नोट आ गए हैं। जब 2014 में सरकार बनी थी तो इन सब नोटों की जो आरबीआई की रिपोर्ट है कि 35 से 40 हजार करोड़ नकली नोट आए हैं, जो कि आज 3 लाख के ऊपर, 3 लाख हजार करोड़ के ऊपर नोट आ गए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था में कमी है, कहीं ना कहीं हम अपनी व्यवस्था और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कि ये काले नोट आ कैसे रहे हैं, फर्जी नोट आ कैसे रहे हैं, उसके ऊपर हम रोक नहीं लगा पा रहे हैं। और जिस तरह से ये डिसीजन लिया गया, मैं तो कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जो पॉपुलैरिटी बढ़ी, जिससे उनका क्रेज बढ़ा, और आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुख्यमंत्री 3 तारीख को उनकी विकास रथ यात्रा निकली, 5 तारीख के दिन सिल्वर जुबली दिवस मनाया गया। समाजवादी पार्टी का जो हुजूम और जो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश का, जो लखनऊ के अंदर 20 लाख के ऊपर लोग उस दिन हाजिर हो गए, और उसी समय में माननीय प्रधानमंत्री की 4-5 रैलियां हुई जो टोटल फ्लॉप हो गई। मीडिया ने उनको उतना हाईलाइट नहीं किया कि जबकि सारी मीडिया को उन्होंने अपने बस में किया है। वो इस सब अफरा तफरी को देख करके जो डिसीजन जनवरी या दिसंबर में होने वाला था, वो डिसीजन उन्होंने 4 दिन पहले कर दिया, और नोटबंदी का कार्यक्रम उन्होंने 9 तारीख को निकला। सर, बीजेपी के लोगों का कहना था कि अखिलेश यादव जो मतलब रथ यात्रा थी उसकी हवा निकल गई, ये क्या था सर? बीजेपी के पास कहने के लिए कुछ तो है नहीं। उत्तर प्रदेश में उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, ना तो उनके पास कोई नेता है। जहां प्रधानमंत्री जी जाते हैं, जिस समाज की मीटिंग करते हैं, जिस समाज के विषय में बोलते हैं, उसी समाज के आदमी को कह देते हैं कि तुम्हारे समाज का आदमी प्रधानमंत्री बनेगा। कहीं ठाकुर को कहते हैं, कहीं ब्राह्मण को कहते हैं, कहीं यादव को कहते हैं, कहीं दलित को कहते हैं। जहां वो सभाएं लेते हैं वहां पे कहते हैं कि आपके समाज को हम प्रधानमंत्री बना देंगे। उनके पास कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री के लिए। सर, समाजवादी पार्टी से निष्कासित कार्यकर्ता उनकी घर वापसी कब होगी? देखिए, निष्कासित कार्यकर्ता, देखिए समाजवादी पार्टी एक हम लोग का परिवार है, और वो निर्णय लेना पार्टी के मुखिया का काम है। वो जब भी निष्कासित हुए हैं, निष्कासित क्या हुआ है, सब पार्टी में ही है और सब पार्टी के काम कर रहे हैं। आज नहीं कल उनकी वापसी हो ही जाएगी। सर, एक सवाल आपसे मतलब लास्ट है, कौमी एकता दल का सर जो विलय सपा में क्या हो चुका है सर या नहीं? कौमी एकता दल सपा में है। आपको 23 तारीख के दिन मंच के ऊपर दिखाई दे, माननीय नेताजी आ रहे हैं, कौमी एकता के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, सभी लोग उसमें हाजिर रहेंगे। लेकिन कौमी एकता दलों के लोगों का क्या है कि उनको सपा के लोग ज्यादा वरीयता नहीं दे रहे। देखिए, कल भी कौमी एकता के लोग आए, मैंने सबको सम्मानित दिया। जैसे लाल जैकेट आज ने लोगों को पहनाया, मैंने कल उनको सम्मानित किया। सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, हमारे होर्डिंगों में उनके फोटो है। कल सब लोग साथ में रहेंगे। कल आप जब जन्मदिन पे आएंगे माननीय नेताजी के। वाराणसी से रविंद्र नाथ सिंह की रिपोर्ट।